के लगभग हर देश के पास अपनी खुफिया एजेंसी होती है। 24 घंटे और साल के 365 दिन दुनिया में कहीं न कहीं किसी खुफिया एजेंसी का ऑपरेशन चल रहा होता है। हालांकि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी एजेंसी मानी जाती है। मोसाद ने ईरान से लेकर अर्जेंटीना तक कई ऐसे हैरत अंगेज ऑपरेशंस को अंजाम दिया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। एक बार जो मोसाद के हिट लिस्ट में आ जाता है उसका बचना मुश्किल होता है। मोसाद के एजेंट उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालने का दमखम रखते हैं। मोसाद के बारे में एक कहावत खूब चर्चित है। कहा जाता है कि मोसाद के लोग खुद जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं या फिर केवल भगवान को इसका पता है। नमस्कार, मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की पेशकश इतिहास नामा। दुनिया में कई ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं। इतिहास नामा में आज इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के खतरनाक ऑपरेशंस की कहानी। इजराइल एक देश के तौर पर 4 मई 1948 को अस्तित्व में आया था। इसके करीब 1.5 साल बाद 13 दिसंबर साल 1949 को मोसाद का गठन किया गया। इसके पीछे का उद्देश्य था आतंकवाद के खिलाफ लड़ना, खुफिया जानकारी जुटाना और किसी भी हद तक जाकर इजराइल के हितों की रक्षा करना। मोसाद ने अपने गठन के बाद से ही कई ऐसे मिशन को अंजाम दिया जिससे पूरी दुनिया हैरान हो उठी थी। जर्मनी की सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल एडोल्फ आइशमन हिटलर की क्रूर खुफिया पुलिस गस्टापो में यहूदी विभाग के प्रमुख थे। गस्टापो का मुख्य काम था नाजी शासन के विरोधियों का पता लगाना, उन्हें गिरफ्तार करना और उन्हें यातना शिविरों में भेजना। गस्टापो की कार्रवाई पर कोई न्यायिक रोक नहीं थी। यहूदियों का जनसंहार करने वाली फाइनल सॉल्यूशन योजना एडोल्फ आइशमन के दिमाग की उपज मानी जाती है। बता दें कि यहूदियों के नरसंहार को होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है और इसमें जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर के करीबी एडोल्फ आइशमन का सबसे बड़ा हाथ माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी को मिली हार के बाद आइशमन को 3 बार पकड़ा गया, लेकिन वो हर बार भागने में सफल रहा। साल 1957 में मोसाद को खबर मिली कि यहूदियों के जनसंहार में शामिल रहा आइशमन अर्जेंटीना में अपना नाम और पहचान बदल कर रह रहा है। इसकी पूरी तरह से पुष्टि होने के बाद मोसाद के कई एजेंट्स अलग अलग रास्तों से अर्जेंटीना पहुंचते हैं। मोसाद के एजेंटों ने अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में एक किराए का घर लिया और आइशमन की हर गतिविधि पर नजर रखने लगे। मोसाद के एजेंटों ने पता लगाया कि आइशमन हर शाम 7:40 पर बस नंबर 203 से घर लौटता है और थोड़ी दूर पैदल चलकर अपने घर पहुंचता है। मोसाद के एजेंट्स ने आइशमन के बस से उतरने के दौरान ही पकड़ने का प्लान बनाया। 7:40 पर बस नंबर 203 रुकी तो जरूर, लेकिन उसमें से आइशमन नहीं निकला। इसके बाद 2 और बसें भी आईं और चली गईं, लेकिन आइशमन का कुछ भी पता नहीं चला। मोसाद के एजेंट्स परेशान हो उठे कि कहीं आइशमन को मोसाद के खुफिया प्लान की भनक तो नहीं लग गई। हालांकि 8:05 पर एक बस आई और उसमें से आइशमन उतरे। इसी दौरान एक एजेंट ने आइशमन को धक्का दिया और वो चिल्लाने लगे। जब तक आइशमन कुछ समझते तब तक मोसाद एजेंट्स ने उन्हें अगवा कर लिया और अपने साथ ले गए। इसके बाद उन्हें इजरायली एयरलाइन की ड्रेस पहनाई गई और अगले दिन इजराइल ले जाया गया। एडोल्फ आइशमन के खिलाफ इजराइल में मुकदमा चला। उन्हें यहूदियों के जनसंहार में दोषी पाया गया और 31 मई 1962 को उन्हें फांसी दे दी गई। गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल के इतिहास में पहली और अंतिम फांसी थी। उन्नीस 1960 के दशक में
इजराइल और सीरिया के संबंध काफी ज्यादा तल्ख हो गए थे। सीरिया में इजराइल के खिलाफ कई मिशन लॉन्च किए गए थे। इजराइल सीरिया से खुफिया जानकारी निकालने में कामयाब नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद मोसाद ने मिस्र में जन्मे सीरियाई मूल के यहूदी एली कोहेन को चुना और उन्हें अर्जेंटीना भेजा गया। अर्जेंटीना में एली कोहेन ने अपना नया नाम कामिल अमीन थाबेत रखा और जल्द ही सीरियाई दूतावास के अफसरों तक अपनी पहुंच बना ली। कोहेन इसके अगले साल यानी 1962 में सीरिया की राजधानी दमिश्क पहुंचते हैं। दमिश्क में कोहेन ने अर्जेंटीना में सीरिया अफसरों से बने संपर्कों का काफी फायदा उठाया और सत्ता के गलियारों तक पहुंच गए। सीरिया के नेताओं और अफसरों से करीबी की वजह से कोहेन को जल्द ही सीरियाई सेना से जुड़ी कई खुफिया जानकारी हासिल होने लगी। इस जानकारी को वह सीक्रेट तरीके से इजराइल तक पहुंचाने लगे। साल 1963 में सीरिया में तख्ता पलट के बाद बाथ पार्टी सत्ता में आई। बाथ पार्टी के सत्ता में आने के बाद कोहेन का कद काफी बढ़ गया, क्योंकि तख्ता पलट की अगुवाई अमीन अल हफीज ने की थी और सत्ता परिवर्तन के बाद वही राष्ट्रपति बने थे। कोहेन और हफीज की अर्जेंटीना में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। ऐसे में कोहेन जल्द ही उनके सबसे करीबियों में शुमार हो गए। कोहेन गोलान हाइट्स में भी सीरियाई सैन्य ठिकानों पर जाने लगे, जहां इजराइल और सीरिया में तनातनी थी। कोहेन की गोलान हाइट्स के बारे में भेजी गई जानकारी इजराइल के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई और उसने सीरिया को युद्ध में मात दे दी। हालांकि जनवरी 1965 में सीरिया के काउंटर इंटेलिजेंस अफसरों को कोहेन के रेडियो सिग्नल की भनक लग गई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और साल 1966 में उन्हें बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिया गया था। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की दुनिया में पहचान बनाने में कोहेन की सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने साल 2021 में एक सनसनीखेज दावा करते हुए कहा था कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट्स ईरान के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। दरअसल कई दशकों से ईरान परमाणु बम बनाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा दावा अमेरिका और इजराइल की कई खुफिया रिपोर्ट्स में किया जाता है। इजराइल ईरान के परमाणु हथियार को अपने अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा मानता है। पिछले 15-20 वर्षों में कम से कम ईरान में कई प्रमुख वैज्ञानिकों की हत्या के मामले सामने आए हैं। ईरान इसके पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ बताता है। ऐसी ही एक हत्या ईरान के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर मोहसिन फखरीजादेह की 27 नवंबर 2020 को तेहरान में हुई थी। ईरान के अधिकारियों के मुताबिक इस हत्या में एक रिमोट ऑपरेटेड मशीन गन का इस्तेमाल किया गया था, जिसे एक नीले रंग के जामयात पिकअप ट्रक में छिपाया गया था। जैसे ही डॉक्टर मोहसिन की कार ट्रक के पास पहुंची, मशीन गन से हमला किया गया। इस हमले में उनकी पत्नी भी साथ थी, लेकिन वो सुरक्षित बच गई। माना जाता है कि इस ऑपरेशन को मोसाद के करीब 20 एजेंटों ने 1 साल से अधिक की योजना के बाद अंजाम दिया था। इस हत्या की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर चर्चा हुई थी। इजराइल की इस तरह की कार्रवाई ने क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा दिया था। अगस्त 2025 में ईरान ने 4 व्यक्तियों को फांसी दी थी, जिसने मोसाद को जानकारी देने की बात स्वीकार की थी। हालांकि इसमें मोसाद का कोई भी एजेंट पकड़ा नहीं गया था। ईरान और इजराइल के हालिया संघर्ष के दौरान भी मोसाद ने ईरान में कई खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। कई जानकार ये दावा करते हैं कि अभी भी ईरान में सैकड़ों की संख्या में मोसाद के एजेंट्स मौजूद हैं, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के साथ साथ बाकी चीजों पर नजर रखते हैं। इजराइल की स्थापना के बाद से ही अरब देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद अरब देशों और इजराइल के बीच संघर्ष शुरू हो गया। मोसाद ने अरब देशों में कई खुफिया मिशन को अंजाम दिया है। पिछले कई दशकों से इजराइल के दुश्मन नंबर 1 माने जाने वाले हमास के कई नेताओं की मोसाद के एजेंट्स ने हत्या की है। साल 1996 में मोसाद ने हमास की सैन्य इकाई के नेता याह्या अय्याश की हत्या कर दी थी। याह्या की हत्या उनके मोबाइल फोन में विस्फोटक लगाकर की गई थी। दरअसल याह्या अय्याश उन बमों को बनाने में माहिर था, जो इजरायली ठिकानों पर मुश्किल हमलों को अंजाम देने में इस्तेमाल किए जाते थे। इसी वजह से वो मोसाद के हिट लिस्ट में आ गए थे। साल 2010 में
हमास के सैन्य लीडर महमूद अल महू की दुबई के होटल में हत्या कर दी गई थी। दरअसल दुबई के एक होटल में 19 जनवरी 2010 को मोसाद के कई एजेंट्स ने मबहू को इस तरह मारा कि दुबई पुलिस को इसकी जांच करने में ही कई हफ्तों का समय लग गया। दुबई पुलिस को ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि ये मर्डर था या एक्सीडेंट। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया कि मबहू के पैर में जहर का इंजेक्शन लगाया गया था। इस जहर से मबहू को ब्रेन हेमरेज हो गया और उनकी मौत हो गई। बाद में जांच में सामने आया कि यह मोसाद का ही काम था और उसके 33 एजेंट्स ने इस काम को अंजाम दिया था। 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद से इजराइल ने पिछले 2 सालों में कई हमास लीडरों को खत्म कर दिया है। याह्या सिनवार, इस्माइल हानिया, मोहम्मद दाइफ, मारवान इस्सा जैसे नेताओं को मोसाद ने इजरायली सेना के साथ मिलकर खत्म कर दिया है। हालांकि अब गाजा में इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता हो चुका है, लेकिन पिछले 2 सालों में इजराइल ने हमास के कई हजार लड़ाकों को मार गिराया है, जिसमें मोसाद का काफी बड़ा हाथ माना जाता है। इसके अलावा भी मोसाद ने दुनिया भर में कई खतरनाक मिशन को अंजाम दिया है। वहीं कुछ ऑपरेशंस में मोसाद को सफलता नहीं मिली है। इतिहासनामा में आज इतना ही। जल्द ही हम एक बार फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कई रोचक और हैरत अंगेज कहानी के साथ। नमस्कार।